गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर? ओके। देखो, कल तो नेट का इशू था स्कूल में, इस कारण थोड़ा नहीं हो पाया। अब आपकी क्लास में घर से लिया करूंगा, मैं स्कूल में क्या आया हूँ, थोड़ा थोड़े दिन मैनेज करेंगे। ठीक है। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। देखो, अपने को एक रिलेशन इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके लिए अपन सेल पोटेंशियल निकालते हैं ई सेल, ठीक है ना, और जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ई नॉट का यूज करते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं, एनर्जी जो फ्री फॉर्म में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जब भी रिलीज होती है तो उसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो ऊपर लगा देते हैं अपन नॉट का साइन। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ई नॉट लगा देते हैं, जी नॉट लगा देते हैं, या अगर नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सिर्फ ई सेल लिखते हैं और इसको अपन डेल्टा जी लिखते हैं। ओके। अब वैसे आपने कल परसों एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी अपन किसी सेल का स्टैंडर्ड जब सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, सेल पोटें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसे ही तो करते थे ना, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे तो करते, राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे करते थे। लेकिन इस फॉर्मूले को अपन पढ़ते हैं, लेकिन रियल में ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन अपन पढ़ते हैं इसको। ये अलग गलत कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, गलत ऐसा कुछ नहीं आएगा। गलत इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये एक रिड्यूस फॉर्मूला है। दिस इज अ रिड्यूस्ड फॉर्मूला, है ना, ये एक रिड्यूस फॉर्मूला है। रियल जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो गिब्स एनर्जी की फॉर्म में डिराइव किया था। गिब्स एनर्जी की फॉर्म में जब डिराइव किया था तो कैसे किया था, आपको मालूम है, जब भी अपन सेल की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो आपने ध्यान दिया होगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन अपन जब भी करते हैं तो अपन ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड लगाया था अपन ने, और यहाँ पे अपन ने जो भी आपने गैल्वेनोमीटर वगैरह लगाया है, तो आपने जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का को फिल किया था तो आपने क्या इसमें क्या कहीं से कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया था? एक्सटर्नल फोर्स का कोई यूज नहीं किया। यानी कि ये जो प्रोसेस था, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रोसेस को फॉलो करता था? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करता था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप होता है, जैसे देखो जो अपने आप हो रहा है, ऐसे देखो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, अपने आप मतलब इसके अंदर कोई आपने बाहरी या एक्सटर्नल फोर्स का यूज ही नहीं किया, तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप के जो भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस सेल। और स्पॉन्टेनियस सेल जब भी कभी वर्क करता है तो कोई ना कोई वर्क करेगा, तो उस वर्क को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे? मैकेनिकल वर्क। क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल वर्क। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या फिजिक्स की लैंग्वेज में जो भी मैकेनिकल वर्क होता है, वो मैकेनिकल वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है। जब भी अपन सेल की बात करते हैं, यानी कि इस सेल के अंदर मैकेनिकल वर्क दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किन चीजों पर?
कि जब इस सेल के अंदर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मतलब इधर के सेल का जो पोटेंशियल होगा और इधर के सेल का जो पोटेंशियल होगा, उसका जो डिफरेंस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, उसको क्या बोल देंगे? या इलेक्ट्रो केमिकल सेल पोटेंशियल बोल देंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और आपको मालूम होगा कि यहां से जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे इस एनोड से कैथोड की तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो कितना चार्ज, यानी कि टोटल जो नेट चार्ज होता है इनटू जो टोटल नेट चार्ज की जो वैल्यू होती है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही आपका क्या होता है? मैकेनिकल वर्क। अब नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? नेट चार्ज का मतलब क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में कितना चार्ज आपके यूज हो रहा है। आप देखोगे कि यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके यहां पे जाता है, तो आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कोई बताएगा मेरे को? 9th 10th की चीज है ये। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? चार्ज की वैल्यू बताएगा कोई? क्या -1? चार्ज की वैल्यू -1 तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस सिंबल लगाते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव फॉर्म में होता है। वो नेगेटिव तो उसका मैग्नीट्यूड है। बताओ। वेरी गुड सतीश, वेरी गुड। सतीश ने सही बताया, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी। 50-50 क्या बता रहे हो? लक्षित आधा क्या बता रहे हो? देखो मैं बता देता हूँ। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मालूम है आपको? 10th में पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये। इसी में अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दें तो वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये तो चार्ज है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना है, अब मैं पूछूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल का मतलब आपने अच्छे से मालूम, आपको सब अच्छे से मालूम है। 1 मोल में नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो कितने होते हैं? इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 9 पॉइंट या 9 पॉइंट होती है कि 6 पॉइंट होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयंस, एटम्स, एलिमेंट्स जो भी होते हैं 1 मोल में इतने फिक्स होते हैं, चाहे वो किसी की भी बात हो। अब इतना आपके 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? आप ऐसे बोल सकते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू में क्या आ जाएगा? 1। ये मैग्नीट्यूड होता है, माइनस आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये नेगेटिव साइन होता है, उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है कि इसके ऊपर कितना है, कितना चार्ज है। जब भी माइनस लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, प्लस लिखते हैं वो प्रोटॉन को शो करता है। सीधे आपने लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर आता है 96485 कूलाम पर मोल। ठीक है ना? समझ रहे हो आप इस चीज को? इस चीज को समझ रहे हो कि अगर जब 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में टोटल कितना चार्ज होगा, कि इतना चार्ज होगा टोटल 1 मोल में। ये अभी तक किसी को समझ में आया हो या ना आया हो तो पूछ लो, और इसको अच्छे से नोट कर लो। जल्दी से जल्दी नोट कर लो इसको।
हाँ रिपीट करते हैं, पहले एक बार इसको लिख लो, मेरे वापस रिपीट करते हैं, बार बार लिखवाने के लिए टाइम दूंगा आपको। लिख लिया? हाँ वापस बता देते हैं। देखो, जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन अपन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो अपने सामने दो चीजें होती है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो वहां पे जो सेल पोटेंशियल होता है उसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है तो ऊपर नॉट लगा देते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो नॉर्मल ई सेल लिखते हैं। वैसे के वैसे थर्मोडायनेमिक्स में एक और पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। आप थर्मोडायनेमिक्स का नाम ले सुन के डरना मत कि ये क्या आ गया, ये आप थोड़ी सी चीज है वो याद रखना बस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, वो की वो चीज यहाँ पे वापस आएगी, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। कि पूरा डेरिवेशन तो आप 11वीं में आपको पढ़ना था, लेकिन अब कोरोना के कारण आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप टेंशन मत लो उस चीज की, आप आराम से इस चीज को समझाओगे, छोटे छोटे जो पॉइंट है उनको ध्यान रखो बस। यहाँ पे उस गिब्स फ्री एनर्जी को अपन स्टैंडर्ड वैल्यू अगर जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे नॉट का साइन लगा देते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डेल्टा जी से। जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते थे तो ये फॉर्मूला लगाते थे, या स्टैंडर्ड कंडीशन पे या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, कि राइट माइनस लेफ्ट करते थे, या कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल करके अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे। लेकिन रियल में जो ये फॉर्मूला है, वैसे तो अपने को यही फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन में ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट कभी नहीं आया, यानी कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन पढ़ते नहीं है, यानी कि इसका मतलब इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन किसी दूसरे फॉर्मूले से हुआ होगा, है ना। तो इसका जो डेरिवेशन है उसमें हेल्प करने वाला था गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करके इन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन किया। लेकिन उससे पहले इनको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी, कि गिब्स फ्री एनर्जी बोलती है कि कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे जो भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब इसके अंदर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं किया। जब भी आपने इसने एक इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, यूट्यूब ली, इसके अंदर आपने केसीएल वगैरह एगार मीडियम के अंदर फिल करके जैसे सर्किट कंप्लीट किया, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो गए, और करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब आपने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं किया। तो आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको ध्यान में नहीं रहे तो इसका मतलब क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट के बिना आप अगर वो स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई वर्क करेगा तो उसको अपन बोलते हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हो क्लियर नहीं, सभी बोल रहे हैं क्लियर है। ओके ओके। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें जो वर्क होता है जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होते हैं, जहां पे या तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है या वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ऑटोमेटिकली वहां पे सारा सिस्टम चलता हो, उनको अपन मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो मैकेनिकल वर्क होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, यानी कि इन दोनों सेल या हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इनटू में उसमें टोटल नेट चार्ज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल वर्क का आपको वैल्यू निकल जाती है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे सेल के अंदर एनोड और कैथोड के जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो पोटेंशियल है, उन उनका उनका जो पोटेंशियल है वही तो है ई सेल पोटेंशियल, इसी को तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल पोटेंशियल बोल देते हैं, इसी को तो ई सेल पोटेंशियल बोलते हैं अपन। और इस सेल के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो टोटल फ्लो होने पर आपने देखा होगा कि कोई चार्ज फ्लो होता है। तो अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो कोई चार्ज को फ्लो करवाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपको ये चीज वैल्यू याद होनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें हैं ये।
ये 10th की चीजें हैं, 9th की चीजें, ये छोटी मोटी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वन माइनस में, ये मैग्नीट्यूड होता है। देखो माइनस कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक मैग्नीट्यूड होता है कि जब भी आप नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखोगे तो अपने आप सामने वाला समझ जाएगा कि ये जो चार्ज है ये नेगेटिव में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं लिखोगे या पॉजिटिव लिख दोगे तो इसका मतलब वो प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहा है। बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज सेम ही होते हैं। एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को शो करता है, एक आपके नेगेटिव मैग्नीट्यूड को। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अब जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे को पूरे एक बंच में फ्लो होते हैं। तो जब भी अपन बंच की बात करते हैं तो वहां पे 1 मोल की बात की जाती है कि बताओ आपके एक इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बताओ एक मोल कितना चार्ज फ्लो करता होगा। तो एक मोल को अपन अवोगाद्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा कि अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे 1 मोल को एक इलेक्ट्रॉन का ठेका नहीं लिया हुआ, आप 1 मोल किसी की भी बात कर सकते हो। आप 1 मोल एटम्स की बात कर सकते हो, 1 मोल आयंस की बात कर सकते हो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हो। एक सिंगल 1 मोल के अंदर उसके कितने पार्ट वहां पे प्रेजेंट है। वैसे यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन में वो सेम टू सेम अवोगाद्रो नंबर जितना नंबर वहां पे प्रेजेंट होगा। तो इस अवोगाद्रो नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 1 मोल का चार्ज आ जाता है। एक मोल पे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 1 मोल पे कितना चार्ज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने साथ में एक वैल्यू आ जाती है 96485 कूलाम पर मोल। यानी कि एक मोल के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो उसको अपन बोल देते हैं 96480। इसको अप्रोक्स वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देते हैं 94500 कूलाम पर मोल। इसको देखो 485 है ना, इसको अप्रोक्स अपन क्या लिख देते हैं 500 करके 96 नहीं 96। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं 1 फेराडे 1F। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान देखो 1 फेराडे। जो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं 1 फेराडे। आपने पूरे सेल के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था जो लॉग वाला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। NF था ना, वो F यही है 1 फेराडे, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कोई एग्जाम में छोटा अगर वन वर्ड का क्वेश्चन आ जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे पूछ सकते हैं कि 1 फेराडे की वैल्यू क्या होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज आपका क्या है 1 फेराडे। ओके, अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। ओके, आगे चलें। अब देखो आपने अभी बात की जो सेल पोटेंशियल था उसको अपन ने नेट चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, एक वर्क मिला। क्या मिला, वर्क। वो भी वर्क भी कैसा, मैकेनिकल वर्क। ये मैकेनिक वर्क का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया जो सेल के लिए अपन यहाँ पे डिराइव करते हैं। अब इसी को थोड़ा मैं मैथमेटिकल फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा, ई सेल मतलब ये लो ई सेल, ई सेल इनटू एफ, ऐसे लिख सकता हूं। यहाँ पे लिख सकता हूं ई सेल, नेट चार्ज को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं एफ, या नेट चार्ज को लिख देता हूं मैं 1F। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है तो। लेकिन आपको मालूम है कि सिंगल एक मोल तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे नहीं, यहाँ पे तो एक मोल क्या खूब सारे मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे N2 में लिख दी जाती है जिसको बोलते हैं N। N को यहाँ पे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी अपन इलेक्ट्रॉन के मोल्स की बात करें, एक मोल तो होगा नहीं, खूब सारे मोल होंगे। तो इसी को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख सकता हूं क्या, इसी को मैं थोड़ा सा अगर घुमा के लिखूं NF ई सेल, ऐसे लिख सकता हूं। एन आगे ले आऊं, एफ आगे ले आऊं, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी।
गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। नेगेटिव साइन का यूज क्यों किया जाता है? यानी कि वर्क को यहाँ पे डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हुआ है। तो ध्यान देना कि यहाँ पे एक मैं नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इस नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्क करता है या कोई भी सिस्टम है जो ऑटोमेटिक वर्क करता है, तो कुछ ना कुछ हीट या एनर्जी रिलीज करता है। आप देखना, कोई भी सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर चलना शुरू हो जाता है, वो कोई ना कोई अपनी एनर्जी होगी वो लिबरेट जरूर करेगा। वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है, वो एनर्जी की फॉर्म में करो, वो हीट की फॉर्म में करो, किसी ना किसी फॉर्म में वो उस एनर्जी को रिलीज करता है। जब रिलीज करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जब भी कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है या हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, इसलिए यहाँ पे अपन नेगेटिव सिंबल का यूज करते हैं। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है फ्री एनर्जी का। यहाँ पे जो ई सेल है ये बाद में अपन डिराइव करते हैं। यहाँ पे देख लो, ई सेल जो होता है वो अपना डायरेक्ट नहीं निकलता है। ई सेल का यूज करते हैं एन और एफ की वैल्यू को साथ में लेके, तब ई सेल होता है वो डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करता है, और फिर डेल्टा जी से आगे अपन ई सेल को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे वैसे तो आपके कोर्स में इतना ही है, डायरेक्ट ही है, बाकी ज्यादा आपके डेरिवेशन वगैरह नहीं है। लेकिन तो भी मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि जब भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की जब भी बात की जाए तो यहाँ पे नॉट साइन का यूज नहीं करना। और जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आपको मालूम है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बताओ? जब कंसंट्रेशन आपकी क्या हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, आपका टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और अगर प्रेशर की बात करो, जैसे नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM लिख देते हैं इसको। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो यहाँ पे नॉट लगा दो। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज अगर मिस बैलेंस है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में भी पूरी डेरिवेशन नहीं है ना, आपको बस नॉर्मली इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि जब भी फ्री एनर्जी चेंज की बात आ जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इसकी बात करनी है, और कुछ नहीं करना अपने को। ओके ओके ओके। एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूँ। जब, वैसे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जब भी आप कोई सेल का नेट सेल रिएक्शन लिखते हो, जब भी अपन किसी सेल की नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो अगर नेट सेल रिएक्शन के अंदर अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन आपको मिले तो आप इस फॉर्मूले का या इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और नेट सेल में कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिले, जैसे अपन जैसे नेट सेल रिएक्शन क्या लिखते थे, एक जेड एन वाली रिएक्शन लिखते थे, एनोड वाली, एनोड पे क्या लिखते थे, जेड एन कन्वर्ट इनटू जेड एन 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे कैथोड पे क्या लिखते थे, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्ट इनटू कॉपर। यानी दो इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कट जाते थे। और नेट जो सेल रिएक्शन होती थी, नेट रिएक्शन होती थी, वो उसको क्या लिखते थे, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस इज कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। अब देखो इस नेट सेल के अंदर कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? इस नेट सेल के अंदर कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो बराबर बराबर थे, वो कट गए। ठीक है ना? तो आपको अगर इस टाइप के नेट सेल के अंदर कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन ना दिखे तो आप इस सेल का इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे लिख सकता हूं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और अगर किसी भी सेल की नेट सेल रिएक्शन के अंदर अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दिखता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करके इस फॉर्मूले का या इस फॉर्मूले का यूज करोगे। वैसे आपके ये ऐसा कोर्स में है नहीं, मैं तो ये जनरल बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे एन का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, एन मतलब नंबर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस नेट सेल के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आपके मोल्स इलेक्ट्रॉन के जो भी हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैसे कोर्स में आपके ये सिस्टम ही है जिसके अंदर कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन आता नहीं है, लेकिन अगर जनरल आपको कभी भी कोई पूछ ले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी नेट सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करोगे, और नहीं तो आपके नॉर्मली ये जो ई सेल वाला फॉर्मूला है उसी को आप यूज करोगे। ओके।
किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, मैं ज्यादा आपको डेरिवेशन के अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, डेरिवेशन बता सकते हैं लेकिन डेरिवेशन का आपके कोई है नहीं अभी, मैंने बुक में देख लिया आपके कहीं पे भी कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ज्यादा क्यों कराएं। पूछ लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो लिख लो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। बुक के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को, और एनसीईआरटी के बुक के पीछे की तरफ जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से पहले कर लो, और उतने कर लोगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इधर उधर की जो बुक्स होती है उनके चक्कर में मत पड़ो कि ये बुक लिया है, वो अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपटीशन बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, वो बात अलग है। बाकी क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आते हैं। आपका अगर सारा का सारा सिस्टम फंडामेंटल पूरा क्लियर है और तो यहाँ से क्वेश्चन सारे किए हुए हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हटा दूं? हटा दूं तो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो हटा देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। देखो एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, ये किसका है, किसकी बात कर रहा है ये? डेनियल सेल की बात कर रहा है। डेनियल सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है 1.1 वोल्ट। मैं आपको सीधा फिगर ही बता रहा हूं, ठीक है? अरे वापस क्या बताऊं यार, हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वापस छोटी सी चीज है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो ध्यान नहीं रखते बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से समझ रहे हैं, सिर्फ आपको ही क्यों प्रॉब्लम होती है? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे समझ नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। देखो पहली बात तो ये कि ये 10th नहीं है, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ चुका है ना? 11th थी, अब आपके कोरोना के कारण सही नहीं हो पाया, जो भी है अब वो तो आप क्या सबकी दिक्कत है, लेकिन इस चीज को अब 9th 10th मत मानो कि 9th 10th हो जाएगा और सिस्टम चलता जाएगा अपने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात एक ध्यान से समझ लो कि कोई भी चैप्टर सेपरेट चैप्टर नहीं है। 11th से लेकर अब जब भी आप आगे की नेक्स्ट क्लासों में जाते हो तो कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट सेपरेट चैप्टर या सेपरेट बुक नहीं है, या सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंटरलिंक जरूर करते हैं। फिजिक्स की कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे थर्मो के अंदर मैं बता सकता था, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। 11th में आपके थर्मो आपने अच्छे से नहीं देख पाए हो, आपकी थोड़ी रह गई। बाकी फिजिक्स की काफी चीजें आपकी केमिस्ट्री से कोरिलेट करती है, और केमिस्ट्री में काफी चीजें आपकी फिजिक्स में जाती है, काफी चीजें बायो और मैथ में भी हैं। सारी चीजों को इंटरलिंक करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे तो हम सिर्फ आपको टॉपिक समझा देंगे कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, 2 4 नंबर के क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आपको खुद को कई बार सोचना पड़ेगा, कोई नई चीज वापस आ जाए कि यार ये चीज तो वहां पड़ी थी, ये वापस यहाँ पे क्यों आई? तो इसको इंटरलिंक करने के लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले लिख दिए, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। हम आ जाएगा मान लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी नहीं आते आज के। थोड़े बहुत आपको इंटरलिंक करने आने चाहिए, उस क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी मशक्कत होती है। क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात होती है, फिर आंसर लिखना तो और बड़ी बात। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन आप थोड़ा सा इन चीजों को समझो। ऐसे थोड़ी ना है कि आधे घंटे 1 घंटे क्लास हो गई बस चल गया। इन चीजों को इंटरलिंक करो, जब थोड़े दिनों बाद में जब अपने 2 4 चैप्टर हो जाएंगे तो ये चैप्टर तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, सब समझ में आ जाएगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो को वापस देखो, सब समझ में आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही।
देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। ये क्या करना है? कैलकुलेट फॉर द गिवन रिएक्शन। आपके पास में एक रिएक्शन है, कौन सी है? सिर्फ डेनियल सेल की बात हो रही है, तो डेनियल सेल के लिए आपके पास में रिएक्शन क्या है? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए डेल्टा जी सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ लगाना ही नहीं है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। तो ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, देखो सीधा ही लगा दिखा दिया हुआ है आपको। तो देख लो इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे को बात बताओ। इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जब मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो माइनस, यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल करके, हाँ वेरी गुड, दो। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फेराडे की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने? 96500 कूलाम लिखी थी ना, इनटू सेल पोटेंशियल क्या है? 1.1 वोल्ट। बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। मैं सीधे ही आपको बता देता हूं आंसर क्या है आपके, 212 के आसपास, नहीं 21,227। क्या आ रहा है आपके? 21,227, इतना ही आ रहा है, 21,227 जूल पर मोल। अब आप सोच रहे हो इधर तो कहीं जूल लिखा हुआ नहीं, आप देखो टू की बात कर रहे हो तो यहाँ पे टू क्या है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। आपको अगर यहाँ पे छोटी सी यूनिट कन्वर्जन बताऊं तो यूनिट्स की बात होती है, जो कूलाम इंटू वोल्ट होता है वो क्या होता है? जूल। ध्यान रखना। तो कूलाम इंटू ये क्या हो जाता है? जूल। और ये पर मोल की बात होती है, किसकी बात होती है? पर मोल। तो पर मोल नीचे आ गया, पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो गई। आपको कभी पूछ ले जूल इज इक्वल टू क्या होता है? कूलाम इंटू जो वोल्ट होता है वो आपका क्या होता है? वैसे यहाँ पे नहीं भी लिखो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कूलाम पर मोल ही होता है, इसकी वैल्यू भी कूलाम पर मोल होती है अगर यहाँ पे मोल नहीं लिखो तो। अगर यहाँ पे मोल नहीं लिखोगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब 1 फैराडे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो कूलाम पर मोल आ रहा था। तो अगर आप यहाँ से नहीं यहाँ पे लिखो तो डायरेक्ट आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि जूल पर मोल हो गया। कोई प्रॉब्लम? वैल्यू ज्यादा आएगी? क्या वैल्यू ज्यादा आएगी? यही तो वैल्यू आ रही है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। हाँ इतना जरूर है कि नेगेटिव में आंसर नेगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, इसका एक आंसर और है, छोटी सी बात है, जनरल बात है। जूल को मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये तो आपको मालूम है ना। कभी भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं आप? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। लो 21,300 लिख दो रे, कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अपन थोड़ा सा वो 487 नहीं लिख रहे, अपन सीधा 500 लिख रहे हैं। लो बस यहाँ के कारण थोड़ा सा मिसबैलेंस हो रहा है आंसर, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप 500 रखोगे कोई गलत नहीं होगा, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, दोनों आंसर आपके सही है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। 2,12,300 है। क्या? 2,12,300 अरे लो, है। 2 लाख, ये इतना आ रहा है? 21,300, इतना ही तो आ रहा है, ज्यादा कहाँ आ रहा है यार, सही तो आ रहा है। बुक के अंदर इतना ही लिखा हुआ है, मैंने तो देखो कैलकुलेट किया नहीं है, बुक के अंदर जो लिखा हुआ वो बता रहा हूँ आपको। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना वापस, ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर ज्यादा आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड।
क्वेश्चन है आपके इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। यहां से हटा देता हूं, ये हटा दूं पूरा, आपके बुक का एक क्वेश्चन है, ये कर लेना। ऊपर लिख देता हूं आपके क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो जो अपन ई सेल निकाल रहे हैं वो ईएमएफ है। ये ईएमएफ क्या है आपका, ये ई सेल ही है। ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ई सेल ऑफ द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन क्या है आपकी, बुक की रिएक्शन में ले देता हूं आपको, ऑफ गिवन रिएक्शन। इस क्वेश्चन को आप करोगे, निकल प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट इनटू निकल प्लस 2 प्लस 2Ag, ये सॉलिड में है, निकल भी आपका सॉलिड में है। जो Ag की कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 0.002 मोलर, निकल 2 प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.160 मोलर। आपको गिवन डाटा दिया हुआ है, गिवन डेटा दिया हुआ है आपको, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट। बस सिंपल सा फॉर्म क्वेश्चन है, इसको आप करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करो। कोई बात नहीं, देखो छोटी मोटी लास्ट की कैलकुलेशन आप देख लिया करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको मेन जो फंडामेंटल आपके जो कंसेप्ट है वो ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है ना। थोड़े से हिंट दे देता हूं आपको। सबसे पहले आप एनोडिक रिएक्शन लिखोगे, फिर कैथोडिक रिएक्शन लिखोगे, फिर उनकी नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, फिर आराम से आंसर निकल जाएगा, फिर आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। करो। दो मिनट दे रहा हूं आपको।
देखते हैं आंसर थोड़ा सा मैच कर लेना, अभी देखते हैं क्या आता है। चलो मैं करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले एनोडिक जब रिएक्शन की बात करेंगे तो एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इतना तो मालूम है ना आपको, वापस लिखवाऊं कि एनोड पे हमेशा क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस करता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है हमेशा आपकी, लॉस। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन सी स्पीसी का हो रहा है, निकल का हो रहा है या एजी प्लस का हो रहा है। निकल का, निकल 2+ के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि निकल है वो आपके निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है उनका लॉस करके। कैथोड पे क्या हो रहा है आपके, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। क्या गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, एजी कर रहा है। एजी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने एजी हैं, 2 एजी हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एजी में। तो नेट जो सेल रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, डिट्टो ये की ये आ जाएगी। मतलब इसके अंदर जो ये रिएक्शन थी ये बैलेंस करके ही आपको दी हुई है। तो आपको इस रिएक्शन को एनोडिक और कैथोडिक लिखने की कहाँ जरूरत थी, जो एज इट इज रिएक्शन दी हुई है। आपको ऐसे लग रहा है ना, निकल +2 एजी प्लस कन्वर्ट इनटू निकल +2 प्लस एजी। ऐसा लग रहा है ना कि ये रिएक्शन तो आपने एज इट इज यहां से यहां पे उतार दी। लेकिन ध्यान दो, इस रिएक्शन के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपको पूरी रिएक्शन लिखने पर ही पता पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए अपन यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, ये पूरी सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो वही जो नॉर्मल अपनी बात हो रही थी, जैसे ई सेल निकालते हैं तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, तो स्टैंडर्ड कंडीशन ही माननी है आपको। 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपके हो रहा है, ठीक है ना। 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो ये तो आपका सॉलिड है, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर किसको करना है, सिर्फ निकल को, निकल +2 को। और देखो इसके आगे क्या कोई स्टोइकियोमेट्री है, नहीं है, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखनी है। वैसे के वैसे आपका रिएक्टेंट क्या है, एजी प्लस, और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2 है, तो इसके पावर में लिखी जाएगी 2। क्या ये सभी ने किया है, क्या ये पावर वाली चीज सबकी सही है, सच सच बोलना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी तो देख लो। ई सेल क्या दिया हुआ है आपका, ई सेल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसको 0.06 मान सकते हैं ना, मान लो 0.03 लिख दूं सीधा ही, इसको इससे डिवाइड करके 0.03 अप्रोक्स लिख देता हूं, ठीक है। लॉग निकल की कंसंट्रेशन क्या है आपकी, निकल की कंसंट्रेशन है ये 0.160 अपॉन एजी की कंसंट्रेशन क्या है 0.002 इंटू 0.002। 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर में 2 है। ई सेल क्या कैलकुलेट कर लोगे या करवाऊं, फॉर्मूले मैंने वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आप निकाल लोगे। चलो करवा देते हैं। इसको क्या लिखोगे, 1.05 माइनस 0.03 लॉग, इसको क्या लिखूंगा, क्या लिख दूं, 16 इंटू 10⁻⁻² कर सकता हूं इसको। इसको पॉइंट को नीचे हटा के अगर 20 लिखूंगा तो ऊपर जाके -2 हो जाएंगे। 0.2 इंटू 0.2 कितने हो जाएंगे, इसका आंसर बताओ मेरे को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। अरे 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 अरे, कितना विकट परिस्थिति है।
दुनिया भर के जीरो लगा रहे हैं, कोई -6 लिख रहा है, कोई 0.04 लिख रहा है। अरे देखो ये क्या है, 0.002 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर करूं तो बात एक ही है, बात एक ही है ना। इसको क्या लिखूंगा, 2 × 2 4 × 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻⁶ पावर ऐड हो जाती है ना। जिसने भी ये आंसर दिया है ना आपके 1 2 3 4 5 4 ये आंसर दिखा दिया हुआ वो भी सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ओके, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 4 × 10⁻⁻⁶। अब देखो -2 से ये कितना कट गया, तो कितना बच गया, 10⁻⁻⁻4 बच गया, 4 से 4 ये 4 कट गया, 4 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 1.05 -0.03 log 4 × 10⁻⁴ प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, log a × b, log a प्लस log b, याद है। ऊपर करूं, ऊपर कर देता हूं थोड़ा, कि अब भी कर लोगे, अब भी नहीं कर पाओगे, अब तो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। E cell is equal to 1.05 minus 0.03 log 4 प्लस log 10⁻⁴ है ना। इसको क्या लिख सकते हो, 4 log 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020 प्लस 4। इसको क्या लिख दोगे आप, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 4.06 प्लस में है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.03 से -1.05। क्या अब भी नहीं कर सकते, अब तो कर लेना, अब तो कर लोगे। मेरे को नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक पढ़ाना है, अब तो कर लेना आप, अब तो क्या बचा है, सेकंड थर्ड वाली बच्चों की बात बची है, और कुछ बचा ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, और कुछ करना ही नहीं। टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, ओके ओके वेरी गुड, कर लेना कोई बात। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या, अरे अभी तो 5 मिनट और पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो कंडक्टेंस देखो दो टाइप की होती है, पहले तो दोनों के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ लो कि क्या चीज होती है। एक जो आपकी मेटेलिक कंडक्टेंस होती है, एक जो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, फ्लो, या फ्लो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे आयंस का हो, इसमें क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस, इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है, आयंस का भी फ्लो होता है। मेटेलिक कंडक्टेंस जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही देखा है, जब भी अपन किसी सेल की बात करते हैं, ये मैंने जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन किया था आपने देखा होगा, तो इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा के, दूसरा इलेक्ट्रोड लगा के, यहाँ पे मैंने एक यू ट्यूब लगा के इसको बंद कर दिया था, और इसके अंदर जैसे ही मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करते हुए देखा, तो इस वायर के थ्रू, यानी कि इस मेटल, ये जो इलेक्ट्रोड किसका था, मेटल का था, ये इलेक्ट्रोड किसका था आपके, मेटल का था, इस मेटल के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्री हो गए, और फ्री होके यहाँ पे आके वो उन्होंने क्या कर दिया, आयंस के साथ में रिएक्शन करके कॉपर का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस टाइप के इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो मेटल के थ्रू होती है, देखो यहाँ पे मेटल के थ्रू, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई वायर होगा,
मेटल का कोई ना कोई वायर होगा, वायर के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मेटल्स, यानी कि मेटल के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको अपन मेटेलिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आप ऐसे बात कर सकते हो कि एक कंटेनर है, एक नॉर्मल कंटेनर की बात कर रहे हैं, इस कंटेनर की जो वॉल है वो आपकी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है, वो इसकी वॉल क्या करती है? इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है। और इसके अंदर आपने एक सोल्यूशन भर दिया, एक सोल्यूशन किसका भर दिया? KCl का एक्वस सोल्यूशन भर दिया। KCl का क्या भर दिया? एक्वस सोल्यूशन। आप देखोगे कि जब भी यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह बिहेव करता है तो ये क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन होगा वो इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये जो नेगेटिव क्लोराइड आयन है ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है उसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस। इसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस या फ्लो ऑफ आयंस थ्रू सॉल्यूशन, या थ्रू या सॉल्यूशन बोल दो, थ्रू सॉल्यूशन। इस चीज को समझे क्या? कंडक्टेंस दो टाइप की होती है आपके, एक मेटल्स के थ्रू कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और एक आयंस का फ्लो। आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। क्लोराइड आयन पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, पोटेशियम आयन नेगेटिव जो क्लाउड है उसकी साइड में मूव कर रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आई? मेटेलिक कंडक्टेंस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। वैसे तो दोनों स्पॉन्टेनियस ही हैं। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर देखोगे, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, अगर मान लो, हाँ ऐसा जरूर बोल सकते हो कि ये वाले जो इलेक्ट्रोड है ये अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट का मतलब इलेक्ट्रोड जो कुछ नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक बैटरी लगा, यहाँ पे क्या लगा? बैटरी। तो अब जो भी काम अगर क्या करती है, इधर की इलेक्ट्रॉनों का फ्लो वही होगा जो पहले होता था, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचेगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लाउड क्रिएट हो जाएगा, ये सीधी तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ ये मूव करवाएगा, तो पोटेशियम का जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है मूव करेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि मेटल्स के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसको अपन मेटेलिक कंडक्टेंस बोलेंगे। आयंस के थ्रू अगर आयंस का फ्लो हो रहा है उसके कारण अगर कोई कंडक्टेंस जनरेट हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, चलो कंडक्टेंस तो अभी इतना ही हो पाएगा, बाकी अपन कल देखेंगे, कल मेन करेंगे पूरा चैप्टर आगे। ओके, हटा दूं? एग्जिट हो जाए? Nice day. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ओके।